नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। जैसे आदिकाल का नामकरण, आदिकाल को लेकर विभिन्न प्रकार के जो इतिहासकार हैं उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है और रासो साहित्य की विशेषताएं। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल का नामकरण निम्नानुसार किया गया है। तो सबसे पहले कौन आते हैं? तो सबसे पहले आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक बहुत ही बड़े विद्वान और इतिहासकार हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का विकास और भी बहुत सारे इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। तो इनके अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम काल या उदय काल, इसका नाम क्या है? तो इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को नाम दिया था आदिकाल। इसको आप नोट कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आदिकाल को नाम दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और आदिकाल को जो है सर्वसम्मति के साथ स्वीकार किया गया है हिंदी साहित्य में। इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को नाम दिया था वीर गाथा काल। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को नाम दिया था बीज वपन काल। तो बीज वपन काल नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को दो नाम दिए हैं, एक है संधि काल और दूसरा है चारण काल। तो इन्होंने जो है आदिकाल को दो नाम दिए हैं, एक है संधि काल और दूसरा है चारण काल। इसके बाद आते हैं राहुल सांस्कृतायन। तो राहुल सांस्कृतायन ने आदिकाल को नाम दिया था सिद्ध सामंत काल। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था? तो वो है राहुल सांस्कृतायन। और फिर आते हैं मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को नाम दिया था आरंभिक काल। इन्होंने जो है आरंभिक काल को दो भागों में विभक्त किया है। पहला है पूर्वारंभिक काल और दूसरा है उत्तरारंभिक काल। तो इन्होंने जो है आदिकाल को दो भागों में विभक्त किया है, एक है पूर्वारंभिक काल और दूसरा है उत्तरारंभिक काल। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। फिर आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को नाम दिया है प्रारंभिक काल और शून्य काल, दो नाम दिए हैं। इसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को नाम दिया है वीर काल। वीर काल और वीरगाथा काल में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। तो यहाँ से जो है ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि श्रृंगार काल नाम किसने दिया था रीतिकाल को? तो वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके बाद आते हैं धीरेन्द्र वर्मा। तो धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को नाम दिया था अपभ्रंश काल। इसके बाद आते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को नाम दिया था अपभ्रंश काल। फिर आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को नाम दिया था चारण काल। यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदिकाल को सर्वप्रथम चारण काल नाम किसने दिया था? तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद आते हैं पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को नाम दिया था अंधकार काल। इसके बाद आते हैं राम शंकर शुक्ल। तो राम शंकर शुक्ल ने
आदिकाल को नाम दिया था जय काव्यकाल। इसके बाद आते हैं राम खिलावन पांडेय। तो राम खिलावन पांडेय ने आदिकाल को नाम दिया था संक्रमण काल। इसके बाद आते हैं हरिश्चंद्र वर्मा। तो हरिश्चंद्र वर्मा ने आदिकाल को नाम दिया था संक्रमण काल। इसके बाद मोहन अवस्थी। तो मोहन अवस्थी ने नाम दिया था आधार काल। फिर शंभुनाथ सिंह। तो शंभुनाथ सिंह ने आदिकाल का नामकरण किया था प्राचीन काल के नाम से। और फिर वासुदेव सिंह। तो वासुदेव सिंह ने नाम दिया था उद्भव काल। फिर राम प्रसाद मिश्र। तो राम प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को नाम दिया था संक्रांति काल। और फिर शैलेश जैदी। तो शैलेश जैदी ने आदिकाल को नाम दिया था आविर्भाव काल। तो ये सभी जो हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण आदिकाल के नाम हैं जो विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों ने दिया है। और कई बार जो है इनसे जुड़े प्रश्न पूछा जाता है, जैसे राहुल सांस्कृतायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, तो सिद्ध सामंत काल। या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, तो बीज वपन काल। या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, तो वीर गाथा काल। तो यहाँ से जो है कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं हरीश। तो हरीश ने आदिकाल को नाम दिया था उत्तर अपभ्रंश काल। फिर आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल को नाम दिया था अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय। तो अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम दिया था डॉक्टर बच्चन सिंह ने। और फिर श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास ने नाम दिया था वीर काल अपभ्रंश का। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न इतिहासकारों द्वारा हिंदी के पहले कवि कौन माने गए हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, जैसे राहुल सांस्कृतायन ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो यहाँ से प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है। तो विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं राहुल सांस्कृतायन। तो राहुल सांस्कृतायन के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन हैं, तो वो हैं सरहपा। तो सरहपा जो हैं ये हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं राहुल सांस्कृतायन के अनुसार। समय है 769 ईस्वी। फिर शिव सिंह सेंगर, ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने वाले पहले भारतीय हैं। भारतीय भाषा में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था शिव सिंह सेंगर ने। इन्होंने लिखा था शिव सिंह सरोज। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, शिव सिंह सरोज। इन्होंने जो है हिंदी का पहला कवि माना है पुंड को। समय 10वीं शताब्दी। फिर आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन हैं, तो ये हैं शालिभद्र सूरी। समय है 1184 ईस्वी। ये भी कई बार पूछा गया है प्रश्न कि गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन हैं, तो वो हैं शालिभद्र सूरी। इसके बाद आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि हैं स्वयंभू। तो स्वयंभू जो हैं ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। समय 693 ईस्वी। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन हैं, तो इनके अनुसार हिंदी के पहले कवि हैं अब्दुल रहमान। समय 13वीं शताब्दी। फिर आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी के पहले कवि हैं विद्यापति। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो विद्यापति जो हैं ये डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी के पहले कवि हैं। समय 15वीं शताब्दी। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार हिंदी के
पहले कवि कौन है? तो इनके अनुसार आते हैं राजा मुंज। तो राजा मुंज जो हैं ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार पहले कवि हैं हिंदी के, समय 993 ईस्वी। फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इनके अनुसार हिंदी के पहले कवि हैं राजा मुंज व भोज, समय 993 ईस्वी। यहाँ पे एक बहुत ही विशेष नोट दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है सर्वसामान्य रूप में राहुल सांस्कृतायन जी के द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सरहपा या सरहपाद को ही हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कवि को जो है सर्वसामान्य रूप से हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना जाता है? तो वो है सरहपा। तो इनको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और ये माना था राहुल सांस्कृतायन ने। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास या जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं पढ़ते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आदिकाल में सर्वाधिक ग्रंथ या रचनाएं जो हैं वो जैन साहित्य में लिखे गए हैं। तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले आते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास। तो भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी जो हैं ये भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक हैं, समय 1184 ईस्वी। इसके बाद आता है पंच पांडव चरित रास। तो पंच पांडव चरित रास के लेखक कौन हैं? तो इसके भी लेखक माने जाते हैं शालिभद्र सूरी, समय 14 शताब्दी। फिर बुद्धिरास। तो बुद्धिरास के लेखक भी शालिभद्र सूरी माने जाते हैं। इसके बाद चंदन बाला रास। तो चंदन बाला रास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक माने जाते हैं कवि आसगु, समय 1200 ईस्वी, जालोर। इसके बाद जीव दया रास। तो जीव दया रास के लेखक हैं कवि आसगु। फिर स्थूलीभद्र रास। तो स्थूलीभद्र रास के लेखक हैं जिन धर्मसूरी, समय 1209 ईस्वी। फिर रेवंतगिरी रास। तो रेवंतगिरी रास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विजय सेन सूरी, समय 1231 ईस्वी। फिर नेमिनाथ रास। तो नेमिनाथ रास के लेखक हैं सुमति गणी या सुमति गुणी, समय 1231 ईस्वी। इसके बाद गौतम स्वामी रास। तो गौतम स्वामी रास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जिन दत्त सूरी। इसके बाद कच्छुली रास। तो कच्छुली रास के लेखक हैं प्रज्ञा तिलक। फिर जिन पद्म सूरी रास। तो जिन पद्म सूरी रास के लेखक हैं सारमूर्ति। फिर करकंड चरित रास। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो करकंड चरित रास के लेखक हैं कनकामर मुनि। फिर आबुरास। तो आबुरास के लेखक हैं पलहण। फिर गय सुकुमाल रास। तो गय सुकुमाल रास के लेखक हैं सुकुमाल रास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दलहन देवेंद्र सूरी। इसके बाद आता है समरा रास। तो समरा रास के लेखक हैं अम्बदेव सूरी। इसके बाद अमरा रास। तो अमरा रास के लेखक हैं अभय तिलकमणि। इसके बाद आते हैं भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। इसको आप नोट कर लीजिए। तो हमने पहले पढ़ा कि भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शालिभद्र सूरी, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब पूछा गया है कि भरतेश्वर बाहुबली घोर रास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वज्रसेन सूरी। ठीक याद रखिएगा, वज्रसेन सूरी जो हैं ये भरतेश्वर बाहुबली घोर रास के लेखक हैं। इसके बाद मुंजरास। तो मुंजरास अज्ञात। इसके बाद नेमिनाथ चौपई। तो नेमिनाथ चौपई जो हैं इसके लेखक हैं
विनय चंद्र सूरी, समय 1200 ईस्वी। तो विनय चंद्र सूरी जो हैं ये नेमिनाथ चौपई के लेखक हैं। इसके बाद नेमिनाथ चरियू, तो नेमिनाथ चरियू के लेखक हैं हरिभद्र सूरी, समय 1159 ईस्वी। इसके बाद नेमिनाथ फागू, तो नेमिनाथ फागू के लेखक हैं राजशेखर सूरी, समय 1348 ईस्वी। इसके बाद कान्हड़ दे प्रबंध, तो कान्हड़ दे प्रबंध के लेखक हैं पद्मनाभ। इसके बाद आते हैं हरिश्चंद्र पुराण, तो हरिश्चंद्र पुराण के लेखक हैं जाखू मणियार, इन समय है 1396 ईस्वी। फिर पास चरियू या पार्श्व पुराण, तो पास चरियू के लेखक हैं पदम कीर्ति। फिर सुदर्शन चरियू, तो सुदर्शन चरियू के लेखक हैं नैनंदी। फिर प्रबंध चिंतामणि, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। इसके बाद आता है कुमार पाल प्रतिबोध, तो कुमार पाल प्रतिबोध के लेखक हैं सोम प्रभ सूरी, समय 1241 ईस्वी। तो ये सभी जो हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण जैन साहित्य से जुड़े काव्यों के नाम हैं या रचनाओं के नाम हैं। इनसे जुड़े 2 से 3 प्रश्न जो हैं कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है श्रावकाचार, तो श्रावकाचार के लेखक हैं देवसेन। ये लिखा गया था 933 ईस्वी में। इसके बाद आता है दब साहब पयास, तो दब साहब पयास के लेखक हैं देवसेन। फिर लघु नय चक्र, तो लघु नय चक्र के लेखक हैं देवसेन। फिर दर्शन सार, तो दर्शन सार के लेखक हैं देवसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रासो साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं और बार बार ये प्रश्न आता है, तो जितनी भी हम प्रैक्टिस करें उतना कम है। तो सबसे पहले आता है पृथ्वीराज रासो। ये हम सब जानते हैं किसने लिखा है, तो ये लिखा है चंद्रवरदाई ने। परंतु प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को संपूर्ण किसने किया था। तो पृथ्वीराज रासो को संपूर्ण किसने किया था, तो ये क्या था उनके पुत्र ने किया था, जिनका नाम है जलहण। तो जलहण ने जो है पृथ्वीराज रासो को संपूर्ण किया था। इसके बाद बिसलदेव रासो, इसके लेखक हैं नरपति नालह। परमाल रासो के लेखक हैं जगनिक। फिर आता है हमिर रासो, तो हमिर रासो के लेखक हैं सारंगर। फिर खुमान रासो, तो खुमान रासो के लेखक हैं दलपति विजय। विजयपाल रासो के लेखक हैं नरसिंह भाट। और फिर बुद्धि रासो के लेखक हैं जलहण। मुंज रासो के लेखक हैं अज्ञात हैं। फिर अब रासो साहित्य या रासो नाम के कुछ अन्य रचनाएं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कलयुग रासो, तो कलयुग रासो के लेखक हैं रसिक गोविंद। फिर कायम खां रासो, तो कायम खां रासो के लेखक हैं नयामत खां या जान कवि। इनका वास्तविक नाम है जान कवि। फिर राम रासो, तो राम रासो के लेखक हैं समय सुंदर। फिर राणा रासो, तो राणा रासो के लेखक हैं दयाराम या दयाल कवि। फिर रतन रासो, तो रतन रासो के लेखक हैं कुंभकर्ण। फिर कुमार पाल रासो, तो इसके लेखक हैं देवप्रभ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रासो के कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला तथ्य दिया गया है, रासो साहित्य मुख्यतः चाण कवियों द्वारा रचा गया है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस साहित्य के अंतर्गत
चारण काव्य या चारण कवियों द्वारा रचा गया है तो वो है रासो साहित्य। इसके बाद इन रचनाओं में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अतिशयोक्ति का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना। इसका अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना या गुणगान करना जो है अतिशयोक्ति का अर्थ है। तो रासो साहित्य में जो है चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता है। ये भी एक बहुत ही प्रमुख गुण है। इसके बाद इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है, तो वो है रासो साहित्य। इसके बाद इन रचनाओं में युद्ध है प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। तो रासो साहित्य में युद्ध प्रेम का वर्णन जो है अधिक किया गया है। इसके बाद इन रचनाओं में वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस रचना में जो है वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है, तो वो है रासो साहित्य। और रासो साहित्य में युद्ध और प्रेम का वर्णन जो है अधिक दिखाया गया है। ये दोनों जो है प्रमुख गुण हैं रासो साहित्य के अंतर्गत। इसके बाद इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। तो इन रचनाओं में जो है यानी रासो साहित्य में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। एक शैली में वीर काव्य लिखा जाता था और दूसरे शैली में कोमल और प्रेम काव्य जो है प्रेम भाव लिखा जाता था। इसके बाद इनमें विविध प्रकार की भाषाएं एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। तो रासो साहित्य में विविध प्रकार की भाषाएं एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद इन रचनाओं में चारण कवियों की संकुचित मानसिकता का प्रयोग देखने को मिलता है। तो रासो साहित्य में चारण कवियों की संकुचित मानसिकता का प्रयोग देखने को मिलता है, यानी कि आदिकाल में जो आम आदमी, जो आम मनुष्य वहाँ उस वक्त रहते थे, उनके परेशानियों के बारे में कुछ लिखा नहीं जाता था। जैसे आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर अगर कोई परेशानी होती थी या कोई घटना घटती थी उनके साथ या ऐसी कोई बात होती थी, तो इस बारे में इन कवियों का कुछ उल्लेख नहीं रहता था। उनकी मानसिकता बहुत ही संकुचित थी और वो सिर्फ अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्ति, प्रशंसा या गुणगान किया करते थे। इसके बाद रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध एवं अर्ध प्रामाणिक मानी जाती है, जैसे पृथ्वीराज रासो। तो रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं जो है वो संदिग्ध एवं अर्ध प्रामाणिक मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के इतना ही। आज हमने जो है आदिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य कुछ डिस्कस किए। और भी बहुत सारे तथ्य अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा क्लास तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।